चलिए, आप लोग कैसे हैं? अच्छे। चलिए, क्लास की शुरुआत की जाती है। देखिए, आपके 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, ठीक ना? रियल नंबर्स क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, हाँ या ना? चलिए, यहीं से 10th मैथ की शुरुआत होती है या पहला चैप्टर आपका होता है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। यदि आप 10th में हैं, यदि आप 10th में हैं और 10th मैथ की शुरुआत करना चाह रहे हैं, यदि आप गणित की शुरुआत कर रहे हैं वो भी 10th की, तो सबसे पहले आपको देखिए फॉर्मूला आना जरूरी है, यानी कि सूत्र का होना जरूरी है, सूत्र का आना जरूरी है। जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सारे फार्मूले आपको आना चाहिए, ऐसे ना। और ये प्लस माइनस वाली ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए, तब तो आप गणित की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला है ना, पहला आप, दूसरी होती है आपका कैलकुलेशन। सीधा ध्यान रखोगे, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। मतलब आप गुना, भाग, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, इनका जोड़ घटाव गुना, ये सारे चीज भिन्न का आना चाहिए आपको, ठीक ना? चलिए, तीसरी बात आपको ये कहेंगे कि जब ये सारे चीज आते हैं तो और एक चीज होना जरूरी है, आपके विभिन्न संख्याओं का ज्ञान। तो कौन कौन सी संख्या होगी वो ये देखोगे। पहला, जैसे कि पहला कौन सी संख्या होता है आप लोग जानते हैं? पहला होता है आपका प्राकृतिक संख्या, एस या नो? पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरी पूर्ण संख्या, फिर आता है पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, चलिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, हाँ या ना? चलिए, यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे ही परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे क्लास में। तो 10th में आने से पहले आप लोगों को इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल, नेचुरल नंबर बोलते हैं। चलिए, इनको किन से डिनोट करते हैं? एन से। और पूर्णांक संख्या होल नंबर कहोगे, पूर्णांक संख्या क्या कहोगे? इंटीजर बोलते हैं इनको। सम संख्या को इवन नंबर, फिर बोलते हैं इसको ऑड नंबर। अब फिर ये आपके भाज्य संख्या, फिर आपका अभाज्य संख्या। याद रखोगे, गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो, और यदि हम इस प्रकार लिखते हैं कि ये प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, हाँ या ना? तो ये पूर्णांक होती है। और पूर्णांक संख्याओं की चर्चा करेंगे तो ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक और, तो +1, +2, +3 ऐसा कुछ लिखते तो मेरा धनात्मक पूर्णांक होता है। और यदि -3, -2 ऐसा या -1 करके लिखते तो वह मेरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये इंटीजर के तरह के होते हैं, दो तरह के, एक कहोगे पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा कहोगे निगेटिव इंटीजर। तो गिनती की संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाती है, उसमें शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या होल नंबर हो जाता है। हाँ, ये यदि धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं किन संख्या को, यदि पूर्ण संख्या में हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का व्यवहार करने लगते हैं तो वो मेरा इंटीजर होने लगता है। और ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फिर आपकी आती है, फिर आपका ये आता है सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा
कट जाए, यानी 2 से विभाज्य हो। तो 2 से विभाज्य होने वाला 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके जाते रहेंगे, है ना। वो होगा मेरा सम संख्या। और विषम संख्या में वो होंगे जो 2 से नहीं कटेंगे, 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा, विभाजित होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएंगे, कुछ ना कुछ शेषफल आएंगे, है ना। जैसे कि 3, 5, 9 ऐसा कुछ करके 11, है ना। भाज्य संख्या वो होंगे जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कटे, एक से भी कटता हो, स्वयं से भी कटता हो और अन्य संख्या से भी कटता है, तो वो होता है आपका भाज्य संख्या। कौन से शुरू करोगे? 4, 6, 8, 9, 10 ऐसा कुछ करके। और अभाज्य संख्या में वो होंगे जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से नहीं कटता है ना, तो वो कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 13 ऐसा करके। इस सब चीज की जानकारी आपको पहले होना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रियल नंबर की। किसकी? रियल नंबर की। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। जिनको आप बोलते हैं रियल नंबर, ठीक ना। वास्तविक संख्याएं कहोगे, रियल नंबर्स कहोगे। ये रहा आपका रियल नंबर्स। देखिए इसमें हमें जो सीखना है वो बचपन वाली बातें सीखनी है। आप लोग लॉसो मोसो का नाम सुने हैं, लघुत्तम समपवर्तक और महत्तम समपवर्तक। बिल्कुल वही चीज यहाँ हमें पढ़ना है, ठीक ना। थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ उनकी परिभाषा पढ़ेंगे, ये कहाँ से आया, ये चीज की जानकारी हमें मिल जाएगी। हाँ, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे ये लेम्मा की। लेम्मा क्या होता है? मतलब प्रेमिका। ये प्रेमिका क्या होती है? देखो ये प्रेमिका जो होती है यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। ये लेम्मा जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो साबित हो चुका है ना। अब उसके सहारे हम किसी और चीज को क्या करते हैं? सत्यापित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो सिद्ध किए हुए प्रेमिका का उपयोग हम करते हैं अन्य किसी चीज को सिद्ध करने में, तो वो होता है मेरा लेम्मा। क्या होता है? तो कई बार आप लोगों से यह पूछा गया था अगले बैच में, है ना, कि ये लेम्मा क्या होता है, प्रेमिका ये क्या होता है। तो देखो प्रेमिका जो होती है ये सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो क्या कहोगे प्रेमिका क्या होती है? तो ये सिद्ध की हुई कथन होती है, एक स्टेटमेंट होता है जो पहले प्रूव होती है और इसके सहारे हम किसी अन्य कथन को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, ठीक ना। ऐसा इसलिए चर्चा पहले कर दी क्योंकि हमें पढ़ना क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिविजन लेम्मा। ओके, क्या हमें पढ़ना था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो अब तुम कहता कि सर ये लेम्मा क्या है, तो इसलिए लेम्मा की चर्चा हम पहले की है। लेम्मा क्या होता है? तो लेम्मा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। लेम्मा एक सिद्ध किया हुआ और इसका उपयोग हम करते हैं अन्य किसी कथन को सिद्ध करने में, ठीक ना। चलिए ध्यान दोगे तो यूनान के गणितज्ञ जैसे भारत मेरा देश है वैसे यूनान है। तो यूनान के गणितज्ञ जिनका नाम है यूक्लिड, उसने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को प्रमाणित किया। उन्होंने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को प्रमाणित किया। तो प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जो प्रेमिका दिया तो वो प्रेमिका कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ऐसा नो, ये कोई डिफिनीशन नहीं हुई। अब पूछेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो हम कहेंगे यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड महोदय ने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को क्या किया? प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब ये प्रमेयिका क्या होता है सुनो। ये प्रमेयिका होता है कि इसके अनुसार देखो, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो ऐसे अद्वितीय, इस जगह गलती हो चुकी है, अद्वितीय से लिखना था, दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R।
चलिए इन चीजों को हम यहां समझते हैं ये क्या कहता है। आप लोगों को याद है, आप लोग बचपन में भाग बनाए थे कभी? कल्पना करोगे हमारे पास 13 कोई संख्या है, 13 कोई संख्या है, हाँ या ना? चलिए तो हम करते क्या, 13 में 2 से भाग देते हैं, तो क्या कहोगे? 6 दूना का 6 दूना का 12, शेष फल क्या बच गया? 1। यदि हम इसको ऐसे लिखें, इनको मान लेते ए, क्या मान लेते? ए। तो रुको पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 13 बराबर 6 गुना 2, 6 गुना 2 प्लस 1, जोड़िए क्या पड़ता है? क्या है? 6 दूना 12, 1 13, सही है? जस्ट वैसा ही कुछ बात कहा यूक्लिड ने। यूक्लिड महोदय ने कहा कि ए मेरा कोई संख्या है, ठीक ना, उनसे भाग देते हैं बी से, भागफल निकलता है क्यू, और कटने छटने के बाद कहीं शेषफल निकलती है आर, हाँ या ना? तो हम लोग क्या किए, इन दोनों को गुना किए, शेषफल को जोड़ दिए। इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ ए लिखेंगे तो बी गुना क्यू, बी क्यू लिखेंगे और शेषफल आर को जोड़ देंगे। यही चीज किसने कहा है? यूक्लिड महोदय ने, है ना? सर ये तो हम बचपने में पढ़ रहे थे, हाँ ये तो बचपन में पढ़ाया गया था, 7th 8th में, चौथा में भी पढ़ रहे थे इसको चर्चा। चलिए तो सीधा वहां इस नाम से जोड़े थे कि भाज्य बराबर डिविडेंड इक्वल टू क्या पढ़े थे? भाजक गुना भागफल जोड़ का शेषफल पढ़े थे। इसको एक और नाम देते हैं, शेषफल प्रमेय भी कहता है इसको, इसको शेषफल प्रमेय भी कहता है। चलिए तो वहां पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुना का भागफल जोड़ का शेषफल, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, ऐसा पढ़े थे, हाँ या ना? मतलब जो चीज हम पहले प्रयोग कर चुके उन्हीं के लिए यहाँ ये कहाँ से आया, है ना? तो ये चीज किसने दिया था? इस चीज की जानकारी हमें वहां नहीं थी। किसने दिया था? यूक्लिड महोदय ने। यूक्लिड कहाँ के थे? तो यूनान के। यूक्लिड वजन प्रेमिका क्या होता है? पूछेंगे यूक्लिड वजन प्रेमिका क्या होता है? ये यूक्लिड वजन प्रेमिका तो कहोगे 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी और द्वितीय पूर्णांक क्यू और आर, समझोगे? 2 और 13 को रहने पर, अभी चर्चा किए थे ना, 2 और 13 को रहने पर, ये मौसम निकालने के तरकीब के उद्देश्य से ऐसा दिया था उन्होंने प्रमेय। क्या निकालने के उद्देश्य से? क्योंकि मौसम प्राय करके मान लिया जाए ऐसा कुछ रहता था, इनका मौसम निकालिए 2 संख्या, है ना, दूसरी संख्या दे दिया ऐसे, दे दिए 7 और 17 दे दिए, निकालिए मौसम। तो हमारे पास 2 संख्या, इसको मान लेते ये है, इसको मान लेते मेरा क्या है? बी है। तो कितने संख्या है? 2 संख्या है या नहीं? चलिए तो वैसे कह रहे हैं 2 संख्या, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर, ए और बी के रहने पर 2 गो और अद्वितीय पूर्णांक आता है क्यू और आर। देखते हो कैसे आता है, तो अभी तुरंत हम ही चर्चा किए। चलिए 2 से भाग दिए 13 में, कट गए 6 बार में 12, शेषफल बच गया 1। तो आप जिनको ए मान रहे थे वो 2 है, जिनको बी मान रहे थे वह, तो ई मेरा ए हो जाता है और ई मेरा बी हो जाता है। तो ये 6 और ई 1 कहाँ से आया? तो इसको कहेंगे क्यू और इसको कहेंगे आर, है ना? तो 2 ए और बी, ए और बी ध्यान यहाँ रहे, ठीक ना? ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांकों के रहने पर क्यू और आर 2 अन्य पूर्णांक, है ना, विद्यमान रहते हैं। वो भी इस प्रकार विद्यमान रहते हैं कि आप यदि इन दोनों को गुना करते थे, बीच ये दोनों गुणों, इन दोनों को गुना करके ऐसे ऐसे कहेंगे, ऐसे को, जैसे 2 और 13 था, भाग दिए 6 बार में 12, कट गई बच गई 1। तो ये जो बीच वाला है 13, उन इसको प्राप्त करने के लिए दोनों को क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो 2 गुना 6 कीजिए, शेषफल को जोड़ दीजिए, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ का शेषफल, यही चीज दिया था, ठीक ना? अब चर्चा नहीं करनी है, ये समझ आ गई ना? तो उन्होंने क्या कहा था? 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के रहने पर 2 और अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान रहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या था यूक्लिड वजन प्रमेय का?
कि a और b दो धनात्मक पूर्णांकों रहने पर q और r दो अद्वितीय अन्य पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान रहता है कि a बराबर b q प्लस r होता है। ठीक ना। चलिए थोड़ा सा चर्चा 1 मिनट r की करते हैं। जैसे कि 2 से भाग दे रहे हम 13 से, दिए ना भाग, तो 13 कट गई 6 बार में, शेषफल बच गई आपकी 1। शेषफल जब भी बचेगा इससे कम में नहीं बचेगा हो, इससे यदि बेसी हो जाता है, इससे यदि अधिक हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, भाग देंगे, फिर शेषफल आ जाएगी। तो मतलब जब भी रिमाइंडर आएगी इनसे कम आएगा, इनसे क्या आएगा। तो मतलब ये जो a और b दो संख्या थी, चलिए a में भाग दे रहे थे किन से, b से, आया क्या q, शेषफल क्या बची r। तो ये जो शेषफल जब भी होगा तो b से क्या होगा, छोटा होगा। b से क्या होगा, b से क्या होंगे, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन इनसे हमेशा छोटा होंगे। कुछ वैसा ही चर्चा आपको यहाँ किए हैं, हम देख लीजिए। यहाँ ये चिन्ह यहाँ ये चिन्ह लगेगी बराबर वाला। ई चिन्ह क्या बताता है, देखिए ई कहता है कि शेषफल, ये आर क्या है, शेषफल, इस शेषफल, इन चिन्ह को यहाँ लाते हैं तब चर्चा करते हैं। ऐसा कुछ चिन्ह है। फिर आप इनको भी देखिए, बीच वाले पद को पुराने के लिए इन दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, लेकिन शेषफल जब भी होगा b से छोटा होगा। तो देखिए ये कहता है ना शेषफल b से क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है। ये चिन्ह कहता है शेषफल जो है r या 0 के बराबर हो सकता है, ये चिन्ह कहता है 0 से बड़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा और b के बराबर होने वाला नहीं है। यदि b के बराबर होगा तो कटने जाएगा, इसीलिए तो शेषफल क्या होगा, b से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। समझ आ गई। चलिए तो यूक्लिड विभाजन लेम्मा यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आपको समझ में आ गई कि एक ई क्या कहते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के रहने पर दो और अद्वितीय पूर्णांक जिसके विषय में आप जानते नहीं थे, तो q और r आता है, और वो भी इस प्रकार रहता है कि उनके बीच ऐसा रिलेशन रहता है कि आप a बराबर यदि b q प्लस r करते हैं, यानी a को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, b q प्लस r करना होता है। और ये r हमेशा जो होता है, r हमेशा जो होता है वह b से छोटा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक ना। इनको दर्शाने के लिए देखो, इनको दर्शाने के लिए हम सूत्र को लिखा है। देखिए कि भाज्य यानी डिविडेंड बराबर भाजक डिवाइजर गुना भागफल क्वोटिएंट और ये शेषफल रिमाइंडर है ना। तो ये सूत्र तुम पहले पढ़ चुके, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ का शेषफल। और ये चित्र भी दिख रही होगी, इस चित्र की भी चर्चा किए हैं अभी, तो बतेबे किए। बीच वाला भाज, ई वाला भाजक, इसको क्या कहोगे, भागफल, ये क्या हो गए, शेषफल। ठीक ना। चलिए तो इनके बराबर कैसे होंगे, तो 6 को प्राप्त करने के लिए 3 गुना 2 करेंगे, शेषफल 0 को जोड़ देंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम की, अब ये एल्गोरिथम क्या होता है, जब प्रेमिका की चर्चा हो गई, अब एल्गोरिथम की, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। देखो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये पहले कह रहे चरणों की एक श्रृंखला होती है। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक श्रृंखला मतलब एक चरण नहीं होता है, बहुत सारे चरण होंगे, चरणों की एक श्रृंखला होगी। तो जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के एक प्रक्रिया या विधि क्या करती है, प्रदान करती है। और यह शब्द 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ ख्वाजमी के नाम से लिखा गया था। ठीक ना। मतलब जैसे कि हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ने से पहले प्रेमिका क्या होता है, तब पढ़े यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, वैसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ाया गया, एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये एक सुपरिभाषित चरणों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। सीधा रखना, इसमें बहुत सारे
चरण होंगे किसके, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, तो इसमें बहुत सारे चरण होंगे। चलिए अब आती है बारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का एक तकनीक है। यूक्लिड महोदय ने जो अपना एल्गोरिथ्म दिया है या प्रेमिका दिया है, वह इस उद्देश्य से दिया है कि उससे हम क्या निकाल सके, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का एक क्या है, तरकीब है, तकनीक है ना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, तो हम कहेंगे इन्होंने कहा कि दो धनात्मक संख्याओं ए और बी का महत्तम समअपवर्तक मतलब एचसीएफ निकालने के लिए हम विभिन्न चरणों की श्रृंखला को क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इनके एक चरण नहीं होते हैं, कई चरण होते हैं। इन चरणों को समझने से पहले हम एक आध बात को समझते हैं। चलिए ये रहा 12, ये रहा, इसको कहो तुम, जैसे 27 रही, हाँ या ना। 12 और 27 के बीच का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालनी है? तो आप लोग क्या करते थे पहले, 7th 8th में क्या करते थे, सबसे छोटा कौन है, 12 को लिख, है ना, फिर 27 से भाग दे, तो 12 दूना का 24 कट गया, बच गई शेषफल 3, फिर ये शेषफल से भाग दे 12 में, है ना, तो फिर 4 तिया का 12, किन से कट गया, 3 से कट गई, किन से कट गई, और वहां लिखते थे अब मेरा एचसीएफ क्या है, 3 है। ऐसा कुछ करते थे ना। जस्ट इसी चीज का यहाँ उपयोग करेंगे हम, इसी चीज का उपयोग हम, लेकिन वैसे नहीं, चरणों के रूप में। किसमें? क्योंकि एल्गोरिथ्म होता ही है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, और उन्होंने किसी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए दिया है। तो वही चरण हम यहाँ देखेंगे। पहला चरण आपका यहाँ ही बन जाता है, ई वाला चीज को देखिए क्या किए, बीच वाले पद अभी है ना, इस सूत्र किए ना कि भाज्य बराबर जस्ट वही। तो ये 27 के लिए क्या करोगे, 12 गुना का 2, हाँ ऐसे नो। तो पहले 27 को लिखते हैं, तो 12 गुना का 2, शेषफल कितना बचा था, 3, हाँ या ना। तब लास्ट में क्या किए, अब बताओ क्या हुआ, ये 12 है ना, 12। अब जब 27 था, 27 की जगह कौन है, 12। अब 12 को यहां लिखेंगे, 12 बराबर 3 गुना का 4, शेषफल कितना बच गया, 0, है ना। तो मतलब 12 और 27 को, 12 और 27 का एचसीएफ निकालने के लिए हम कितने चरणों का व्यवहार किए, 2 चरणों का। तो इसको बोलते हैं चरण पहला। ये चरण आपका पहला था, ठीक ना, ये चरण पहला बन जाता, और ये चरण आपका दूसरा था। तो आप देख रहे एक चरणों का व्यवहार किया जा रहा है कि एक से अधिक चरणों का, ये नहीं कि 2 चरणों में पूरा हो गया। ये तो 2 शेषफल जिस जैसे 0 हो जाता है, मेरा काम तमाम, शेषफल 0 हुआ, काम तमाम, यहीं तक आना शेषफल 0 पर होने के उद्देश्य से, शेषफल 0 हुआ, मेरा काम तमाम। लेकिन यहाँ 2 चरणों में, 2 3 आगे देखोगे 3 में भी नहीं पूरा होता है, 4 5 7 तक जाना पड़ता है। तो मतलब 1 2 3 बहुत सारे चरण होंगे, हाँ, लेकिन ये परिभाषित है कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा हो चुकी है। मतलब ये सुपरिभाषित चरणों की क्या है, श्रृंखला है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, और इसमें एक चरण नहीं बहुत सारे चरण आएंगे, ठीक ना। बस इसके निकालने के तरकीब कुछ अलग ढंग से होंगे, पहले परिभाषा क्लियर हो जाए तब बताएंगे। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का क्या है, तकनीक है, तरकीब है ना। तो इन्होंने क्या कहा, कभी कभी देखिए पूछ देता है मौसों का पूरा नाम, तो बताएंगे महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक बता दोगे। और उसका यदि पूरा नाम अंग्रेजी में पूछेगा तो बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एच इधर सी इधर एफ, ठीक ना। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या बताओगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 धनात्मक पूर्णांक अभी तुरंत लिए थे 12 और 27, तो वहां 2 धनात्मक पूर्णांक था,
दो धनात्मक संख्या a और b का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए विभिन्न चरणों की श्रृंखला का जो उपयोग करते हैं यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक ना। इसका चरण पहला, देखिए पहले चरण में क्या कहता है, पहले चरण में कहता है कि a और b के लिए कोई दो संख्या लेते हैं, वो मेरा a है और दूसरा b है, इनके लिए आप लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इनके लिए हम q और r ज्ञात करते हैं। मतलब आप अभी देखें कि a था, a में भाग दिए थे b से, दे रहे थे ना। आपके पास क्या को संख्या था, दुए को, एक a था एक b था, एक a था एक पीछे वाले शोर कर रहा है वो कौन है, ध्यान दो। a और क्या है, b है। तो आपको a भी दिया गया था, q नहीं ना दिया था, r नहीं ना दिया था, तो a और b आपको दिया था। इनके लिए आप प्रेमिका का प्रयोग कर रहे थे ना। उनके लिए आप क्या ज्ञात किए, q और r दिया नहीं था, इसको आप ज्ञात किए, निकाले। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, तो बीच वाला पद a बराबर b गुना q b q प्लस शेषफल r हो जाएंगे। और ये r का मान b से छोटा लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होंगे। वही चीज यहाँ लिखे, और यहाँ भी एक चिन्ह छूट गई, ये चिन्ह, ठीक ना। तो मतलब जो इस चीज को क्या करे, संतुष्ट करता है। तो यहाँ ई हो गया पहला चरण, ई क्या हो गया। अच्छा, मान लिया जाए कि शेषफल 0 हो गया, शेषफल क्या हो गया, तो तब तो यही मेरा आंसर बन जाता। शेषफल जब 0 हो जाता तब तो यही आंसर होता। उदाहरण के लिए ले रहे हैं, जैसे 4 और 12 है, 4 और क्या है, जब 4 में भाग देंगे 12 से, 3 बार में कट गई, 12 कट गई, शेषफल क्या हो गया 0। तो मेरा मौसम तब क्या हो गया 4। यदि शेषफल 0 हो जाता है तब तो पहले चरण में ही मेरा आंसर बन जाता है। कब, जब शेषफल 0 हो जाता है तब। तो मतलब मेरा उद्देश्य है शेषफल को क्या प्राप्त करना, 0 प्राप्त करना। शेषफल को क्या प्राप्त करना, 0 प्राप्त करना, ऐसा मेरा क्या है, उद्देश्य है। यदि r 0 नहीं होता है, यदि r 0 हो गया तो यही b मेरा क्या हो जाएगा, HCF। दे रहे ना, देखो कहता है चरण दूसरे में क्या कहता है कि यदि r 0 हो जाता है तो आपके पूर्णांक जो a b थे, a b का मौसम क्या बन जाएगा, b, क्योंकि b से कट गया, तो यही b आपका क्या हो गया, आंसर, यही भी आपका आंसर हो गया। लेकिन कब, जब शेषफल 0 होंगे तब। यदि r 0 के बराबर नहीं है, 0 r के बराबर नहीं हो, यहाँ चिन्ह लगेगी, 0 r के बराबर नहीं है, तब b और r के लिए पुनः हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर लगाएंगे b और r के लिए। चलिए फिर से चर्चा करते हैं। पहला जो निकाले, a और b के लिए निकाले, ये मेरा पहला चरण है, जिनमें a में भाग दिए b से, तो हमें निकालना पड़ गया q और r। यदि r 0 था तो उस समय आंसर मेरा यही था, लेकिन r जब 0 के बराबर नहीं है तब तो हम फिर से प्रेमिका लगाएंगे। अब किसके लिए लगाएंगे, इन a के लिए नहीं, तो किसके लिए, b और r के लिए। तो ई दोनों के लिए हम प्रेमिका लगाएंगे, b और r के लिए। तो चर्चा किए था अभी, तो तुरंत चर्चा किए थे, जैसे कि 24 था, ई 27 था, तो 12 से भाग दिया था ना 27 में, तो 2 बार में 24 कटी थी और शेषफल 3 आया था। तो फिर क्या किए थे, आप 3 में भाग दिए थे इससे, तो मतलब b और r से मतलब है, b और r से ना मतलब है। तो वही चीज अब यहाँ करते हैं। फिर क्या करोगे, देखो जब r बराबर 0 था तो मेरा b आंसर बन जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तो b और r के लिए हम फिर प्रेमिका लगाते हैं। अब हमारे पास क्या वो संख्या है, 2, एक b है एक r है, एक b है एक तो आप क्या करते हैं, b में भाग देते हैं, किससे, r से। किन से भाग देते हैं, देखिए वैसा ही कुछ किए होंगे। तो r से भाग देते हैं, तो मान लिया जाए ये क्या आया, c आया, क्या आया, c आया, और शेषफल मेरा n आ जाता है, क्या आ जाता है, n। अब यहाँ n यदि 0 के बराबर हो जाता है तो यही r मेरा आंसर बन जाता है। यदि शेषफल n 0 के बराबर हो जाता है तो यही r मेरा आंसर बन जाता है। और स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं कि यदि n किसके बराबर है, यदि n किसके बराबर है, तो यही r, यहाँ c ले लिए हैं क्या, तो ये r मेरा क्या बन जाता है, HCF बन जाता है, ठीक ना। यदि n 0 के बराबर नहीं होता है
जब यदि n के इसके बराबर नहीं होता है तब फिर इसका प्रयोग करते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाते रहते हैं और तब तक लगाते रहते हैं जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए, ठीक ना। तो फिर से कहोगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये एचसीएफ निकालने का, दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ निकालने का एक तकनीक होता है, एक तरकीब होता है और इसका प्रयोग हम करते हैं एचसीएफ निकालने में, है ना। तो यदि मेरा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी होता है तो हम अन्य पूर्णांक क्यू और आर की भी खोज करते हैं और उनके साथ ऐसा रिलेशन होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और ये आर बी से छोटा लेकिन जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। इनके लिए कुछ चरण होते हैं। तो पहला चरण में क्या करते हैं, ए को किनसे गुना करते हैं, ए और बी लेते हैं। पहले चरण में ए और बी दो संख्या लिए, ए में भाग किए किससे, बी से, कट गई कितने बार में, क्यू से, शेषफल बच गया आर। यदि आर जीरो के बराबर यही बी मेरा आंसर हो जाता है, नहीं होता है जीरो के बराबर फिर प्रेमिका लगाते बी और आर के लिए, फिर आर से भाग देंगे किस में, बी में। तो कैसे कटता है, सी, फिर ये शेषफल आपका एन बच जाता है। यदि एन जीरो के बराबर यही आर आपका आंसर है, नहीं तो फिर प्रेमिका लगाएंगे और तब तक लगाते रहेंगे जब तक शेषफल का मान जीरो नहीं आता है। शेषफल जीरो हो गया तो मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। तो आपका उद्देश्य क्या है, शेषफल जीरो प्राप्त करना। चलिए आपको कुछ संख्या दी गई है, देख पा रहे होंगे, है ना। तो आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है। चलिए हम किन्हीं एक संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं और शेष आप लोगों से भी निकलवाएंगे। पहला कोई छोटी सी संख्या लेते हैं 10 और 3, ठीक ना। पहला कोई छोटी सी संख्या लेते हैं 10 और 3, ये रहा मेरा 10 और 3 रहा, ठीक ना, ठीक ना। चलिए याद रखोगे, अभी तुरंत हम प्रेमिका लगाए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन आर जो है वह बी से छोटा और जीरो के या तो बराबर भी हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। ऐसा कुछ रूल है इनका, ऐसा कुछ अपना सिद्धांत है यूक्लिड महोदय ने जो दिया था। चलिए चलिए इसमें देखते हैं कि 10 जो मेरा बड़ा है और 3 मेरा छोटा है, ठीक ना। भाग लग रही है, इसका मतलब ई मेरा ए बन जाता है और ई मेरा ए बन जाता है और ई मेरा बी बन जाता है, ठीक है ना, है या ना। तो आप क्या करेंगे, फिर प्रेमिका लगाएंगे ना। चरण पहला हो गया ना। चरण पहला में क्या करेंगे आप लोग, चरण पहला में क्या करना है, तो रुको, जो ए है, ए है ना, तो अभी तुरंत किए थे हम, ए में भाग दिए थे बी क्यू प्लस बी से, तो बी की जगह क्या है 3, 3 से भाग देंगे 10 में, 3 तिया का 9, शेषफल बच गई 1। तो क्या करोगे, लिखोगे 10 बराबर, गुना करोगे ना, 3 गुना का 3, शेषफल बच गए 1। शेषफल जीरो है क्या, शेषफल जीरो प्राप्त हुआ क्या, तो मेरा आंसर नहीं है, फिर प्रेमिका लगाना है। तो फिर अब किसके बीच, 3 और 1 के बीच। चलिए अब चरण कौन सा चलेगा, चरण कौन सा चलेगा, दूसरे के लिए क्या करोगे, दूसरे के लिए क्या करेंगे, फिर अब 1 और 3 के बीच जो प्रेमिका लगाएंगे, 1 में 1 से भाग देंगे 3 में, 3 से कट गई, तो हो गई 3 बराबर 1 गुना का 3 प्लस 0। जैसे 0 हो गया जान लेना कि मेरा एचसीएफ, मेरा मौसो वो मिल गई। वो क्या होगा, मौसो किन से कट रहे हैं, यही एक मेरा क्या है, यही एक मेरा आंसर हो गया, है या ना। आप लोगों से नहीं बनेगी, है या ना। तो पहले आप लोगों को यहाँ ये चीज़ लिखना पड़ जाता है। कैसे, आप ऐसे लिखेंगे, बनाने के क्रम में आपको लिखना होगा कि ये संख्या है ना, तो पहले तो लिखोगे, तो लिखोगे चूंकि, जैसे हल देंगे लिखोगे चूंकि, व्हाइट पेन ये नहीं दिख रही है क्या, चलिए लिखोगे चूंकि 10 जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है, तो आप लोग ए के बराबर किसको कह सकते हो, 10 को, बी किसको मान लोगे, 3 को, है ना, किसको मान लोगे, 3 को, ठीक ना।
चलिए चलिए, तो इसीलिए हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या पढ़े इसका? तो ए बराबर पढ़े हैं और जहां आर ऐसा कुछ करके है ना। फिर आप विभिन्न चरण का उपयोग करेंगे। हो गई ये आपके आंसर। इस ढंग से करना है, ठीक ठीक ना। सर यदि 3 गो रहता है तो कैसे बनाएंगे, हाँ या ना? ये 2 गो के लिए निकाल लिए, थोड़ा सा चर्चा, थोड़ा सा इधर ध्यान दोगे। ऐसे हम निकाले 10 और 3 का, एगो और कोनो बना देते 135 और 225 के लिए, 135 और 225 के लिए निकाल देते। एक 135 और 200, चलो ध्यान दोगे। बड़ा कौन है बाबू? 225 मेरा बड़ा है और 135 मेरा छोटा है। और हम बार बार लिखने वाले नहीं हैं कि क्या ये दिया गया है, तो इसको आप क्या मानोगे ए और इसको क्या मानोगे बी, ठीक ना। तो आपको करना क्या है अभी तुरंत पर है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखोगे ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू? हम लोग पढ़े हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये आर जो होगी वह 0 से बड़ा और बी से छोटा होगी, ठीक ना। चलिए ए आपका 225 है, ये पहला चरण चल रहे हैं हम, पहले चरण की शुरुआत कर रहे हैं। ए की जगह क्या लिखोगे? 225, फिर बी की जगह 135, थोड़ा सा ध्यान इधर आ जाना चाहिए। चलिए 135 है, इसमें भाग देते हैं 225 से। चलिए आपको देखिए गुणा कीजिए, तो यदि गुणा करते हैं तो 135 गुणा का 270 हो जाता है। तो 2 बार में तो खोने वाले हैं नहीं, एक बार में खिलाओ, 135 खिलाओ। 5 में 5 गया 0, एक पैसा लिया तो एक पैसा लेगा 12, 12 में 3 घटेगी 9 बचेगी, कट गई। तो क्या करोगे? 135 गुना का 1 प्लस 90, हाँ या ना। अब इनके इनके बीच चलेगी ना चर्चा, किनके किनके बीच। तो पहले किसको लिखेंगे? 135 को, भाग किसे देंगे? 90 से, हाँ या ना। 135 लिखे भाग किससे दे रहे? 90 से। तो यहाँ चरण अब चलेगी आपकी दूसरी चरण चलेगी, हाँ या ना। चलिए क्या लिखोगे बाबू? 135 लिखोगे, हाँ या ना। भाग दो, 9 दूनों का 18, 180 तो होगा नहीं। तो हम करते क्या है, 1 से खिलाते हैं। एक पैसा लिया 5, पैसा कहाँ, ये 5 बच गई, और ये 9 13 में घटाओ 9, तो कितना बचता है? तो 9 4 13 45, है ना। तो क्या लिखोगे? 90 गुना 1 प्लस 45, 90 गुना 1 प्लस का 45, है या ना। अब यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ भी सेसफल 0 नहीं है, तब तक करते रहेंगे जब तक 0 प्राप्त नहीं होगी। फिर करते हैं, फिर ये 90 और 45 के बीच करेंगे। चलिए 90 भैया आप यहाँ आ जाइए, आपका इंतजार 45 कर रहा है बहुत बेसब्री से। पहले में नहीं 0 दिखा, दूसरे में नहीं दिखा, तीसरे में दिखने वाले हैं। चलिए 45 दुना का 90, यही किसी का तो मुझे इंतजार था, इसी लड्डू का तो इंतजार था, है कि नहीं। चलिए अब चरण चलती है आपकी तीसरा। किसको लिखोगे? 90 को 45 गुना का 2 प्लस शेषफल आ जाएगी 0। जैसे शेषफल 0 आ गए, हम जान गए कि वो मेहमान जी आ गए, वो HCF आ गया, और वो HCF मेरा बन जाएगा एस या नो, एस या नो। निकालने का यही था तरकीब, ठीक ना। तो बार बार आप ऐसा ए और बी नहीं लिखेंगे, ये चीज नहीं दिखाएंगे, ये चीज दिखा देना, ठीक है ना। चलिए क्या भैया बोले प्लस लेने, क्या? चलिए प्लस ही लेते हैं।
कोई दूसरी सवाल लेते हैं। हम 2 सवाल बता चुके हैं आपके लिए। ये 2 सवाल रहा। और देखो सबसे बड़ी बात बता दे रहे हैं, आप यदि एनसीईआरटी के अलावा किसी से ना या अन्य कोई बुक देखते हैं तो उनमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। इनमें तो 2 4 10 ऐसा कुछ करके रहेगा, तो उसमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और उनका बहुत सारा सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक ना। आप लोगों को वहां जाके बना लेना है। क्लियर। हम 3 वाले सिखाते हैं, ये 2 गो वाला आप लोगों को घर में जाके बनाना है और 3 गो वाला अब हम सिखाते हैं, ठीक ना। चलिए तो कोई एगो ले लेते हैं कि कौन सा लें? 3 12 15 लेते हैं। चलिए आप लोगों की मांग थी 3 12 15। चलिए हम करते हैं 3 12 15 का। हमें मौसौ निकालना है और वो है 3 12 और 15, ठीक ना। पहले बता देते हैं कि आप 3 या 12 का मौसौ निकाल लीजिए पहले, तो वो अच्छा रहेगा। या आप चाहे तो 12 और 15 का पहले निकाल लें, वो भी अच्छा रहेगा। और ना तो आपकी इच्छा है कि 3 और 15 का पहले निकालते, वो भी अच्छा है। तो आप किसी 2 गो का पहले मौसौ निकालेंगे, और फिर जो बचेगी संख्या उनके साथ उनका मौसौ निकालना है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? 3 12। चलिए 3 12। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे चूंकि 3 जो है 12 जो है बड़ा है और 3 मेरा छोटा है, तो ए वाला काम कौन करेगा? 12। और बी वाला काम कौन करेगा? 3। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है? हम पढ़े हैं ए बराबर बी क्यूब प्लस का आर, जहां आर जो होगी वह 0 से बड़ा या बराबर होंगे लेकिन बी से छोटा होगा। चलिए 12 और 3 के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ए की जगह 12 को लिखेंगे, ये चरण मेरा पहला बन जाता है, हाँ या ना। चलिए जैसे 12 में आते हैं तो 12 बराबर बी की जगह 3 से भाग करो बाबू। 12 में जैसे ही कटाओगे 4 बार में कट जाता है, 0 4 तिया का 12। पहले ही चरण में इसका आंसर आ गया और वो आंसर हो गया। तो इनका एचसीएफ क्या बन गया? 3। हाँ अब क्या करना है दिखाते हैं। लिखोगे अब, पैराग्राफ चेंज करके यहां से अब चालू करते हैं। हम लोग लिखते हैं अब क्या करेंगे? 12 3 और 12 के बीच हो चुकी है, हाँ या ना। 3 और 12 के बीच अब हो चुकी है। अब यही इसका जो मौसौ निकला 3, अब ये मौसौ और 3 के 15 के बीच, यानी कि अब निकालते हैं 3 तथा किसके लिए? 15 के लिए। 15 के लिए क्या निकालते हैं? के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ए की यानी सबसे बड़ा ए, सबसे बड़ा कौन है? 15 को लिखेंगे। तो इधर 3 बचेगा 15, शेष पर क्या बच जाएगी? 0, हाँ या ना। तो भाग दो ना 3 से 15 में, 5 बार में कटेगी कि नहीं? कट जाती है। अब मेरा आंसर क्या बनता है? 3। आंसर क्या बनता है बाबू? 3। तो फाइनली एचसीएफ जो निकला वह 3 ही निकला मेरा, ठीक ना। तो लास्ट में लिखना पड़ जाएगा आपको, ऐसे लिखेंगे। लास्ट में लिखेंगे कि अतः 3 12 व 15 का मौसौ महत्तम समापवर्तक कितना है? 3 है या 3 होता है, ऐसा करके लिखना है। अब 3 संख्याओं को निकाल लोगे मौसौ। 2 गो रहेगा तो भी, 3 गो रहेगा तो भी। चलिए आप लोगों के लिए ये रहा, 4 8 12 निकाल लेंगे। इधर तो 2 ही संख्या है, तो 3 संख्याओं के लिए भी हम अब मौसौ निकाल लेंगे। 2 गो रहेगा तो भी, 3 गो रहेगा तो भी। हाँ, और जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी HW रहा, वो इनको बना लेंगे, ठीक ना। कल मिलेंगे हम अगले सवाल की ओर, अगले सवाल से, ठीक ना। आज जहां तक थ्योरी पर है, जहां तक का कॉन्सेप्ट था, वहां तक आपकी सवाल कराई गई, ठीक। ओके।